मॉर्निंग सबको। मेरा नाम है सचिन और बेसिक मैथ्स मराठी यूट्यूब चैनल पे तुम्हारा सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटीटी का पेपर जो 20 अगस्त 2030 को हुआ था और पेपर 2 का जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो हम आज देखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, यानी अगला पेपर डालने से पहले तुमको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चले शुरू करते हैं। जो 31st क्वेश्चन दिया है जो मैथमेटिक्स का है, क्या दिया गया है? पैडालॉजी का है। तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है। जैसे कई अन्य पटरियों पार करते हुए एक रेल पटरी, दो अथवा अधिक सड़कों को पार करते हुए एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला जैसे एच और जेड इत्यादि निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का परिचय इन उदाहरणों द्वारा दिया जा सकता है। तो पहला जो दिया गया है रेखाखंड है, नहीं त्रियक छेदी रेखा है, समांतर रेखा है और समकोण है। तो सही विकल्प चयन कीजिए। कौन सा इसमें से जो एच और जेड है वो किस रेखाखंड या त्रियक छेदी रेखा है या समांतर रेखा है या समकोण है। तो सही विकल्प को हमको चुनना है। तो पहले तो हम उसका विश्लेषण देखेंगे, बाद में सही विकल्प चुनेंगे। तो अवधारणा का विश्लेषण हम देखते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड मतलब यह एक सीधे रेखा का हिस्सा होता है जिसके दो छोर होते हैं। उदाहरणों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो उदाहरण में उसका जो रेखा खंड है उसका उल्लेख नहीं है। त्रियक छेदी रेखा, जब एक रेखा दो या अधिक रेखाओं को त्रियक रूप से काटती है, जैसे जेड में मध्य रेखा या सड़क जो अन्य सड़कों को काटते हैं, यह इस अवधारणा को दर्शाता है। मतलब भी हो सकता है। तीसरा समांतर रेखाएं, एच में दो लंबवत रेखाएं समांतर होती हैं और रेल की पटरियां भी समांतर होती हैं, यह इस अवधारणा को दर्शाता है। तो ये भी सही है। मतलब समांतर रेखाएं और समकोण, कोई उदाहरण स्पष्ट रूप से समकोण नहीं दर्शाता, मतलब ये गलत है। तो सही कौन सा रहेगा? बी और सी। तो सही आंसर बी और सी। तो सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा? तो पहला ऑप्शन में दिया है बी और सी। तो त्रियक छेदी रेखा, ये त्रियक छेदी रेखा है और एच मतलब समांतर रेखाएं, जो दो साइड में दी गए हैं वो समांतर रेखाएं हैं। इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा? बी, सॉरी हाँ पहला, बी और सी परिचय उदाहरण द्वारा दी जा सकती है। 32वां प्रश्न क्या दिया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षक का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हें ही संबोधित करना, अल्प प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना, एक जैसे उपागम द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाना और अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो कभी भी अधिगम द्वारा कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हें, केवल ये नहीं हो सकता। अल्प प्रदर्शन करने वाले पहचान कर उन्हें कक्षा के अग्रिम पंक्ति में बैठाना, ये भी नहीं कर सकते। एक जैसे उपागम द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाना, नहीं, सबको एक जैसे पढ़ाने से सबको समझ में नहीं आएगा। तो अधिगम कर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये सही आंसर है। तो देखो, अध्ययन में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हें ही संबोधित करना, यह सुधारात्मक दृष्टिकोण है लेकिन सीमित है। केवल कमियों पर ध्यान देना समग्र विकास को बाधित कर सकता है, इसलिए ये गलत है, पहला ऑप्शन। दूसरा, अल्प प्रदर्शन करने वालों को पहचान कर उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना, यह सतही समाधान है। बैठने की जगह बदलने से अधिगम में गारंटी सुधार नहीं होता, तो ये भी गलत है। तीसरा जो दिया गया है, एक जैसे उपगम द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाना, यह व्यक्तिगत अंतर को नजर
अंदाज करता है, यह विद्यार्थी की सीखने की शैली अलग होती है, तो ये भी गलत है। तो अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह सकारात्मक, समावेशी और प्रेरणादायी तरीका है। यह अधिगम को व्यक्तिगत बनाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अधिगमकर्ता को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनकी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सही आंसर कौन सा है? जो चौथा ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा सही आंसर है। प्रश्न 33वां क्या दिया है? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो पहला दिया गया है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। दूसरा दिया गया है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें से हर एक को बच्चों को अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के केवल अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करने के बारे में है और निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के जांच परीक्षण अधिक है और शिक्षण कम है। तो पहले तो हम देखेंगे एक एक जो ऑप्शन दिया गया है वो हम पहले देखेंगे। पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए, तो यही सही आंसर रहने वाला है। देखो, यह CCE की मूल भावना को दर्शाता है, समग्र मूल्यांकन जिसमें केवल परिमाण नहीं बल्कि प्रक्रिया भी शामिल होती है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? जो पहला दिया गया है वही हमारा सही ऑप्शन है। दूसरा, प्रतिदिन गृह कार्य देना, यह एक सीमित दृष्टिकोण है। CCE का उद्देश्य केवल गृह कार्य देना नहीं बल्कि विविध तरीकों से मूल्यांकन करना है। तीसरा, इसलिए ये दूसरा गलत है, केवल अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करना, तो यह CCE गलत व्याख्या है। CCE में गुणात्मक मूल्यांकन भी शामिल होती है, न कि केवल ग्रेडिंग, तो इसलिए तीसरा भी गलत है। जांच परीक्षण अधिक है और शिक्षण कम है, तो यह CCE के विपरीत है। CCE में शिक्षण और मूल्यांकन एक साथ चलते हैं, इसलिए ये चौथा भी गलत है। तो सही कौन सा? पहला, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा? पहला, जो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। यह CCE की मूल भावना को दर्शाता है, समग्र मूल्यांकन जिसमें केवल परिणाम बल्कि प्रक्रिया भी शामिल होती है। प्रश्न 34वां क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं हैं? तो पहला, यह अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करने के एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। बी दिया गया है, यह संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक है और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित है। और सी दिया गया है, यह एक विशिष्ट अवधारणा को सीखने में यह गई कमी को पहचानने के लिए इनका उपयोग दैनंदिन प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। और चौथा दिया गया है, इन्हें बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत समय व्यय करते हैं। तो सही विकल्प को चुनिए। तो पहले तो हम एक एक ऑप्शन देखेंगे। यह अज्ञातारी उप अवधारणाओं को उपयोग करने के अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है, सही है। अवधारणात्मक मानचित्र में उप अवधारणाओं और उनके संबंधों का विश्लेषण होता है, तो पहला सही है। यह संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक है और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अवधारण है, तो सही। यह मानचित्र दिशात्मक होते हैं और पूर्व अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं, तो बी भी सही है। तो नैदानिक परीक्षणों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, तो गलत है। इन्हें नैदानिक रूप उपयोग किया जा सकता है ताकि अधिगम की कमियां पहचानी जा सके, तो इसलिए सी कैंसिल गलत है। और डी, इन्हें बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत समय व्यय करते हैं, गलत है। समय लग
सकता है, लेकिन ये पुनः उपयोग योग्य और शिक्षण में सहायक होते हैं, इसलिए डी भी गलत है। तो सही विकल्प कौन सा रहेगा? तो ए और बी। तो किधर दिया है? चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही रहेगा, जो ए और बी। जो निम्नलिखित में से कौन सी गणित एक अवधारणा मानचित्र आवश्यक है? तो ए और बी मानचित्र आवश्यक विशेषताएं हैं। प्रश्न 35वां क्या दिया गया है? गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिरुचि आवश्यक होती है। गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती हैं और गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। और गणित चौथा दिया गया है, गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं। तो एक एक ऑप्शन देखेंगे, बाद में हम डिसाइड करेंगे क्या सही नहीं है। तो पहला, स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिरुचि आवश्यक होती है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि गणित सीखने के लिए जन्मजात या विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। प्रभावी शिक्षण विधियों और सहायक शिक्षण वातावरण को देखते हुए सभी छात्र गणित सीख सकते हैं। योग्यता सीखने और अनुभव के माध्यम से विकसित की जा सकती है। तो इधर पहला क्या दिया है? स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिरुचि आवश्यक होती है। इधर आवश्यक अभिरुचि आवश्यक पूछे गए, तो यही सही नहीं है। हमने पढ़ा क्या दिया, क्यों सही नहीं है? तो क्योंकि गणित सीखने के लिए जन्मजात विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। प्रभावी शिक्षण विधि और सहायक शिक्षण वातावरण को देखते हुए सभी छात्र गणित सीख सकते हैं। योग्यता सीखने और अनुभव के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। दूसरा क्या दिया? गणित प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होते हैं। यह कथन सही है। गणित स्वाभाविक रूप में अमूर्त अवधारणाओं जैसे संख्या और चर ये संबंधित है, जिन्हें अक्सर ठोस उदाहरणों से परिवर्तित किया जाता है। तीसरा, गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। यह कथन सही है। निगमनात्मक तर्क गणित या एक मूलभूत पहलू है जहां स्वयं सिद्धों और परिभाषाओं से प्रमेयों को साबित करने और गणितीय सत्य स्थापित करने के लिए तार्किक तर्कों का उपयोग किया जाता है। और चौथा, ये दूसरा भी सही, तीसरा भी सही और चौथा जो दिया गया है, गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसे उम्र में सीखते हैं। यह कथन सही है। गणितीय अवधारणा एक पदानुक्रमित तरीके से एक दूसरे पर निर्मित होते हैं। यह विशेष आम तौर पर उसे उम्र में आने वाले कई अन्य स्कूल विषयों की तुलना में अधिक अमूर्त होते हैं। तो चौथा भी सही। तो गलत सही कौन सा नहीं है? तो पहला। तो हमारा पहला ऑप्शन जो सही नहीं, वो हमारा सही आंसर रहेगा। नहीं पूछा गया तो स्कूली स्तर पर गणित शिक्षार्थियों को विशिष्ट अभिरुचि आवश्यक होती है। ये क्या है? हमारा सही आंसर है। प्रश्न 37वां क्या दिया गया है? गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त है? तो पहला ए दिया गया है, इसी तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह सिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिमाण सत्य क्यों है। बी दिया गया है, यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। सी दिया गया है, यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। और डी दिया गया है, प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन होगा। सही विकल्प चुनिए। तो पूछा क्या गया है? गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? कौन कौन से कथन उपयुक्त है? तो पहले हम देखेंगे, उसका स्पष्टीकरण भी देखेंगे, विश्लेषण भी देखेंगे। तो इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह सिखाने का समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य की हो। यह बिल्कुल उपयुक्त है। गणित में तर्क वितर्क का उद्देश्य यही होता है किसी निष्कर्ष को तार्किक रूप में सिद्ध करना। तो पहला हमारा सही है। बी क्या दिया गया है? यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। यह कथन भ्रमित करने वाला है। गणित अनुभवजन्य
एम्पिरिकल नहीं है बल्कि अमूर्त और तर्क आधारित विषय है, इसलिए यह कथन उपयुक्त नहीं है। दूसरा, उपयुक्त नहीं है। तीसरा, यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण या का भी एक हिस्सा हो सकता है। तो ये भी सही है। तर्क वितर्क विद्यार्थी को खोज परख और विश्लेषणात्मक सोच की ओर प्रेरित करता है। तो सी भी सही है। और डी, प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन होगा। तो यह कथन उपयुक्त नहीं। प्रारंभिक स्तर पर भी तर्क वितर्क बच्चों की सोच को विकसित करने में सहायक होता है, भले ही मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण हो। तो चौथा भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? बी और सी। तो किधर दिया गया है? दूसरे ऑप्शन में दिया गया। हमारा जो बी और सी है वो सही आंसर, सॉरी, हमारा कौन सा? ए और सी सही है। तो पहला वाला है हमारा सही आंसर रहेगा। तो ए जो दिया गया है वो तर्क वितर्क में सही कथन है और सी वाला जो है वो सही कथन है। सदोदिश, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक के संबंध में नहीं है? संबंध में नहीं है। तो गणित की पाठ्य पुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। जो दूसरा दिया गया है, एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए उदाहरण होने चाहिए। और तीसरा दिया गया है, गणित की पाठ्य पुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए। और चौथा दिया गया है, विद्यार्थियों को अभ्यास देने के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रश्नावली होनी चाहिए। तो होनी चाहिए। तो देखो, एक एक ऑप्शन में हम देखते हैं। सही आंसर तो कौन सा रहेगा? नहीं है तो दूसरा, क्योंकि एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए। एक गलत है, सही नहीं है। तो ये दूसरा वाला ही सही है, लेकिन हम उसका एक एक ऑप्शन का विश्लेषण भी देखेंगे। तो गणित की पाठ्य पुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों दैनिक जीवन में संबंधित होनी चाहिए। यह सही है। वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरण बच्चों को अवधारणाएं समझने में मदद करते हैं, इसलिए ये पहला सही है। लेकिन हमको नहीं पूछा गया है, इसलिए जो गलत है वो हमारा सही आंसर है। तो दूसरा, एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए, यह सही नहीं। पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों के साथ साथ अभ्यास प्रश्न, खोज परख गतिविधियां और अनसुलझे प्रश्न भी होने चाहिए, ताकि विद्यार्थी स्वयं सोचे और समाधान निकाले। तीसरा दिया गया है, गणित की पाठ्य पुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए। यह सही है। बच्चों की सुविधा और उपयोगिता के लिए पुस्तक का आकार उपयुक्त होना चाहिए। और चौथा दिया गया है, विद्यार्थी को अभ्यास देने के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रश्नावली होनी चाहिए। वो तो होनी ही चाहिए। यहाँ भी सही। विविध प्रश्नों के अभ्यास और समझ दोनों बेहतर होते हैं, इसलिए जो गलत है वो हमारा सही आंसर है। तो कौन सा? दूसरा। दूसरे में क्या दिया गया है? तो गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल शब्द जो आएगा वो ही ज़्यादातर जो ऑप्शन रहेगा वो गलत ही रहता है। केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर है। नहीं पूछा गया है इसलिए वे सही है। प्रश्न अगला जो 38वां है, क्या दिया गया है? गणित में एक कंजंक्चर पहला दिया गया है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि एक गणितीय समझ विकसित करने में मदद नहीं करता। एक प्रतिगप्ति या निष्कर्ष है जो सिद्ध हो चुका है और केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और चौथा दिया गया है, एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। तो देखिए, पहले एक एक ऑप्शन हम देखें। कंजक्चर, आइए सभी विकल्पों का विश्लेषण करें। तो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि यह गणितीय समझ विकसित करने में मदद नहीं करता है। ये गलत है। यह गलत है। कंजक्चर गणितीय सोच को विकसित करने में अत्यंत सहायक होता है। यह खोज और तर्क की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। तो इसलिए ये गलत है। दूसरा, एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो सिद्ध हो चुका है, यह भी गलत है। सिद्ध निष्कर्ष को थ्योरम कहा जाता है, जबकि कंजंक्चर वह होता है जिसे अभी सिद्ध नहीं किया गया है।
और तीसरा मतलब ये भी गलत है, केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, यही सीमित दृष्टिकोण है। कंजंक्चर सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण होता है, प्राथमिक के लिए उच्च शिक्षा तक। तो ये भी गलत है, केवल लिखा है इसलिए ये गलत है, केवल माध्यमिक के लिए दिया गया है। तो चौथा दिया गया है, एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है, यह सही है। यही कंजेक्चर की परिभाषा एक अनुमानित कथन जिसे सत्य माना जाता है जब तक कि उसे सिद्ध या खंडित न किया जाए। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? चौथा, जो एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। 39वां प्रश्न, क्या दिया गया है? कथन 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्या है, एक डैश डैश का उदाहरण है। तो सामान्यीकरण का है, प्रमेय का है, कंजंक्चर का है कि अभिगृहित का है? तो सामान्यीकरण जनरलाइजेशन क्या है? यह तब तक होता है जब तक किसी विशेष उदाहरण से एक व्यापक नियम निकाला जाता है, लेकिन यहाँ दिया गया है कथन पहले से ही एक अनुमान है, न कि सिद्ध सामान्य नियम। तो ये खाली जगह मतलब डैश डैश की जगह सामान्यीकरण तो नहीं आ सकता। प्रमेय, थ्योरम, प्रमेय वह होता है जिसे गणितीय रूप में सिद्ध किया गया हो, यह कथन सिद्ध नहीं है इसलिए यह प्रमेय नहीं है। तो ये भी नहीं, प्रमेय भी नहीं। कंजंक्चर मतलब यह सही है। कंजंक्चर वह कथन होता है जो अनुभव या पैटर्न के आधार पर अनुमानित होता है लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उदाहरण 6n ± 1 के रूप में कई अभाज्य संख्याएं आते हैं, जिसे 5, 7, 11, 13, 17, 19, लेकिन यह अभी के लिए सत्य नहीं है। जैसे 25 = 6 × 4 + 1, लेकिन अभाज्य नहीं, इसलिए यह एक कंजंक्चर है। तो ये जो दिया गया है 6 के गुणज के एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये क्या है? एक कंजंक्चर उदाहरण है। तो अभिगृहित चौथा भी देखेंगे। अभिगृहित क्या है? अजम्पशंस। तो अभिगृहित वह होता है जिसे बिना प्रमाण के मान लिया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर गणना या सिद्धांत के भीतर होता है। यहाँ यह एक अनुमान है, न कि गणितीय सामान्य, इसलिए सही आंसर कौन सा रहेगा? कंजंक्चर। मतलब कथन 6 के गुणज के एक कम या अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये क्या है? कंजंक्चर, एक कंजंक्शन का उदाहरण है। प्रश्न 40वां, क्या दिया गया है? गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है। पहला, सिमरन 3 महीने के किराए के रूप में 60,000 रुपये देती है। यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसके कितना किराया देना होगा? दूसरा, 3 दर्जन केलों की कीमत 45 से परिकरण कीजिए कि 12.50 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? और तीसरा दिया गया है, जोई और जेनी स्कूल जा रहे हैं। जोई जेनी से पहले चलना शुरू करता है। जब जोई तीसरे ब्लॉक पर था तब जेनी पहले ब्लॉक पर थी। यदि दोनों की चलने की गति बराबर है तो जब कोई जोई 9वें ब्लॉक पर होगी तब जेनी कहाँ होगी? तो उपयुक्त 3 प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो केवल ए एकात्मक विधि का आधारित है, बी और सी एकात्मक विधि पर आधारित है, दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। तीसरा दिया गया है, ए और सी एकात्मक विधि पर आधारित है, दैनिक जीवन की समस्याएं है। और चौथा दिया गया है, ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। तो इसमें से क्या दिया? गणित के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है। तो देखो, ए के लिए क्या दिया गया है? सिमरन 3 महीने के किराए के रूप में 60,000 रुपये देते हैं। यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया देना होगा? तो यह स्पष्ट गणनात्मक समस्या है, गुणा विधि पर आधारित है और दैनंदिन जीवन से जुड़े है। बी, 3 दर्जन केलों की कीमत 45 से पॉकेट मनी कीजिए कि 12.50 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। यह भी एक अनुपात गुना भाग पर आधारित समस्या है, दैनिक जीवन में जुड़ी है। और सी,
जॉर्ज और जेनी स्कूल जा रहे हैं, गति समान है, वे कहाँ होंगे? यह समस्या विशेषात्मक है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से कोई एकात्मक गणात्मक विधि नहीं है। इसमें स्थिति, समय और दूरी तुलनात्मक विश्लेषण है। यह अनुपात और तर्क पर आधारित है, न कि केवल एक विधि पर। इसलिए जो तीसरा दिया गया है, सॉरी, हाँ, सी दिया गया है, वो क्या है? गलत है। तो इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा? ए और बी, एकात्मक विधि पर आधारित दैनंदिन जीवन की समस्याएं है। ए और बी, तीसरा तो सी तो नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा? ए और बी, एकात्मक विधि का आधारित दैनंदिन जीवन की समस्याएं हैं। इसी तरह हमारा जो पेडालॉजी के क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। आगे हम जो थ्योरी के पेपर है मैथ्स के, वो देखने वाले हैं। प्रश्न 41वां क्या दिया गया है? किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में क्या होगी? तो पाई की वैल्यू हमको लेने को बोला है 22/7 लीजिए। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है? तो वो परिधि, वृत्त मतलब वर्तुल का जो परिमिति, या उसको हम मराठी में तो परिघ भी बोलते हैं, तो परिघ निकालने को बोला है। लेकिन परिघ निकालने के लिए हमको त्रिज्या की आवश्यकता है, जो रेडियस है वो हमको निकालनी ही पड़ेगी, तब हम ये इस वृत्त का परिधि निकाल सकते हैं और जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। लेकिन हमको आर दिया ही नहीं, तो आर निकालने के लिए हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं, आयत आयत का क्षेत्रफल बराबर है किसके? वृत्त के क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या रहेगा? बाजू क्या रहेगी? लंबाई गुना चौड़ाई। और वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या है? पाई आर का स्क्वायर। तो लंबाई दी गई है और चौड़ाई भी दी गई है। तो लंबाई कितने हैं? 176 गुना 56, और पाई की वैल्यू हम ये सूत्र रख के हम आर की वैल्यू जो रेडियस है वो हम निकालने वाले हैं। तो 22 अपॉन कितना करेंगे? 7 गुना आर का स्क्वायर। तो आर निकालना है तो आर हम इधर ही रखेंगे, और 176 गुना 56 ये अपॉन में है, वो ऊपर जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, उल्टा होके आता है, तो 22 नीचे आएगा। तो हम इसको 2 से काटते हैं। बे कम बे दूना 4 और बे अठे 16। तो वापस से हम 11 एकम 11, 11 एकम 11, और कितना बचेंगे? 6 बचेंगे, 11 छक्के 66, तो 16। मतलब हमको आर क्या मिलने वाला है? तो 16 गुना 28 गुना आर का स्क्वायर, सॉरी आर का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, 16 गुना 28 गुना 7। तो हम आर का स्क्वायर बराबर 16 गुना 28 गुना 7 करेंगे तो 196 मिलते हैं। तो हमको कैसे भी करके क्या निकालना है? तो आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में जाएगा, तो 16 गुना करेंगे 196। तो 16 का रूट क्या है? तो 4 है, और 96 का स्क्वायर रूट क्या है? 196 का स्क्वायर रूट क्या है? 14। तो आर क्या हमको मिलेगा? 14 चौक 14 गुना 4 करेंगे तो 56 मिलेगा। मतलब हमको आर मिला। तो हमको क्या पूछा गया है? परिधि, मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि पूछा गया है। तो परिधि निकालने के लिए जो सूत्र है वो क्या है? 2 पाई आर, 2 पाई और आर। तो 2 गुना पाई की वैल्यू लेकर बोला है कितना? 22 अपॉन 7 गुना आर कितना निकाला हमने? 56। तो कितना? 7 अट्ठे 56 होता है। तो 2 गुना 22 करेंगे तो 44 आएगा, गुना 8 करेंगे तो 8, 8 गुना 4 करेंगे तो 32, 3 गए हाथ के, 8 गुना 4 करेंगे तो 32, 32 और 3 कितना होता है? 35। तो कितना? 352। तो किस में
किधर है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। 352 जो आंसर है वही सही आंसर रहेगा। 42वां प्रश्न क्या दिया है, विमाओं 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले ठोस घनाभ के वृत्त को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब की दर से पेंट कराने की लागत 1032 है, तो x का मान क्या रहेगा। तो देखो पहले तो हम विमाओं मतलब कौन है, घनाभ है, उसको क्या हम बोलेंगे, घनाभ। तो घनाभ की लंबाई, लंबाई कितनी मानेंगे हम, 40 सेंटीमीटर। और चौड़ाई मतलब बी, बी कितने मानेंगे, जो 36 दी गई है। और हाइट एच, क्योंकि घनाभ को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहती है तो उसको हम एक्स मानेंगे। तो हमको दिया क्या गया है, इस घनाभ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट किया गया है। तो 20 रुपये में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट किया गया है। तो हमको 20 पेंट में किया गया क्षेत्र, रुपये 20 में पेंट किया गया क्षेत्र कितना है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको एक एक रुपये में पेंट किया गया क्षेत्र क्या मिलेगा, तो ये 20 उधर जाएगा, मतलब 100 अपॉन कितना 20, ये हमको क्या मिलेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमको 1 रुपये में कितना, 100 के 20वें हिस्से इतना हम पेंट कर सकते हैं। तो हमको दिया क्या गया है, तो 1032 में पेंट किया गया क्षेत्र है, 1032 में पेंट किया गया क्षेत्र कितना, तो 1000 अपॉन में 20 गुना करेंगे 1032, जो छुड़ाने के बाद हमको ये जाएगा और ये बेकम्बे बेपंजे और करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5, मतलब 5 गुना 1032। तो 5 दूना 10, एक गया हाथ का, 5 दिया 15 और 16, एक गया हाथ का, 5 शून्य शून्य और 1 और 5 एकम 5, तो कितना 5160 सेमी, 5160 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना जो घनाभ का परिमाण है, घनाभ का परिमाण क्या रहेगा, तो 5160। तो हमको क्या पूछा गया है, x का मान क्या रहेगा। तो घनाभ का परिमाण का सूत्र क्या है, 2 ब्रैकेट में एल बी अधिक बी एच अधिक जो बी एल है, तो हम कितना है 5160। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे, पहले तो हम वैल्यू रखेंगे कितना, एल कितना लिखा है हमने 40, 40 गुना करेंगे कितना, बी कितना है 36 अधिक बी कितना है 36, 36 गुना करेंगे एच कितना है एक्स अधिक इधर भी एच ही आने वाला है, तो एच कितना एक्स और गुना करेंगे एल कितना लिखा है 40, तो कितना 5160। तो पहले तो हम 2 को उधर लेके जाएंगे, तो 40 गुना 36 प्लस 36 गुना एक्स प्लस एक्स गुना 40 कितना 5160 अपॉन करेंगे 2, तो 2 से काटने के बाद इसको हम पहले इनका भी गुना करते हैं, कितना 4 24, 2 गया हाथ का 12 और 14, मतलब 1440 प्लस 36 एक्स होगा प्लस 40 एक्स होगा इज इक्वल टू 5 बे कबे बे दूना 4 और 10 11 होंगे, तो 5 और 1 बचेगा 16, 8 और
0, मतलब कितना 2580, 2580। तो इनकी प्लस करेंगे 36 और 40 कितना होता है 76 एक्स, और ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, मतलब 2580 को हम ये 1440 माइनस करेंगे तो 76 एक्स इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना बचते हैं 5280 माइनस 1440। तो 8 में से 4 गए 4, इधर 12 में से 4 जाएंगे तो 8, और 4 में से 1 गया तो 3, तो कितने बचेंगे 3840। तो x का मान क्या रहेगा 3840 अपॉन करेंगे 76, सॉरी माइनस करना था, प्लस किया, किसमें से हमको माइनस करना था 2580 में से हमको माइनस करना था, मैंने 5000 लिया, तो 0 आएगा, 8 में से 4, 5 में से 4 गया 1 और 1, तो कितना आएगा इधर 1140, 1140, 1140 में से हम डिवाइड करेंगे 76 से, 76, 76 एकम 76, और फाइनली आंसर आएगा हमारा 15, जो पूरा डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 15। तो हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है। हाँ, तुम लोग यहाँ डिवाइड कर सकते हो। प्रश्न 43, क्या दिया गया है पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर बराबर है पी एस और आर क्यू बराबर है आर एस। यह इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो कौन सा दिया गया है चतुर्भुज है, तो जो पतंग का जो आकृति है वो है। तो देखो इस तरह हम वो निकाल सकते हैं कि पी क्यू, पी क्यू आर और एस क्या दिया गया है पी क्यू, पी क्यू को कौन है पी एस, पी क्यू बराबर कौन है पी एस, पी क्यू बराबर कौन है पी एस, और क्यू आर बराबर कौन है क्यू आर बराबर कौन है, तो क्यू आर बराबर आर एस। तो ये और ये सही है, मतलब इसके बराबर ये जो पी क्यू का जो लंबाई रहेगी उतनी ही किसकी रहेगी पी एस की, मतलब ये और ये कैसे है। तो देखो चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित जो पतंग रहता है उसी आकार का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस इसके विकर्ण बराबर, विकर्ण तो विकर्ण मतलब जो कर्ण है डायगोनल है वो बराबर है क्या नहीं, उनकी लंबाई समान है नहीं, इसलिए ये गलत है। इसके विकर्ण परस्पर लंब है, लंब मतलब सब हर एक कोना कितना 90 डिग्री का 90 अंश का रहता है, तो ये दूसरा वाला सही है। प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्वि भाजित करता है, ये भी गलत है, और इसमें इसके विकर्ण परस्पर समद्वि भाजित करते हैं, ये भी गलत है। तो क्या इसके विकर्ण परस्पर लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री का जो कोण करते हैं उसको लंब बोलते हैं। तो इसी तरह जो आकृति रहेगी तो सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा, दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न 44वां, क्या दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ADB कितना दिया गया है 25 डिग्री दिया है, तब दो कोण BAD माइनस कोण ABC का मान क्या है। तो देखो हमको दिया क्या गया है ADB, ADB मतलब ये कोण कितना दिया गया है 25। तो देखो एक समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेद करते हैं मतलब हर एक जो कोना होता है वो कितना 90 डिग्री का करते हैं, तो ये 25 होगा ये 90 होगा, तो हम इधर इसको हम इस पॉइंट को ओ नाम देते हैं, तो ये 90 होगा ये 25 होगा। तो देखो त्रिकोण, कौन सा त्रिकोण ए ओ और डी में कोण ए डी ओ
प्लस कोण ए ओ डी प्लस कोण ओ ए डी। तो सब मिला के ये त्रिकोण का कितना रहता है 180 अंश डिग्री। तो ए डी ओ कितना दिया गया है 25 प्लस ए ओ डी कितना दिया गया है तो 90। तो हमको कोण ओ ए डी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 25 और 90 कितने होते हैं 10 और 115 प्लस कोण ए ओ सॉरी ओ ए डी तो ये 180। तो 180 में से हमको माइनस करना है 115 डिग्री। तो कितना आता है कोण ओ ए ओ हमको मिलता है। तो कितना आता है कोण ए ओ बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 180 में से हम 115 माइनस करेंगे तो कितना 10 में से 5 गए 5 इधर बचेंगे 7 7 में से 1 गया कितना 6 तो 65 डिग्री हमको मिलेगा। मतलब कोण ए ओ बी कितना मिलेगा 65। तो देखो इधर जो ए सी जो विकर्ण है वो ये कोण डी ए बी को जो विकर्ण है कौन सा ए सी ये क्या दो में डिवाइड करता है। इसलिए ये पूरा कोण कितना होगा तो हम सीधे से 2 गुना करेंगे 65 तो कितना होगा। तो देखो ये कोण ए को ये दोनों कोणों को समान 2 भागों में विभाजित करता है। तो इसके लिए पूरा ए कोण जो रहेगा वो 65 के दुगना मतलब कितना 130 डिग्री। तो हमको ये कोण मिला। तो उसके सामने वाला भी कोण क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो सामने वाला कोण भी कितना रहेगा 130 अंश। ये भी कितना रहेगा 130 डिग्री और ये भी कितना बराबर डी बी जो विकर्ण है ये भी कोण ए डी सी को समान 2 भागों में डिवाइड करता है। तो ये भी कितना रहेगा 25। तो ये दोनों मिला के कितना 50। तो ये भी कितना रहेगा 50। तो हमको पूछा क्या गया है देखो दो कोण बी ए डी माइनस कोण ए बी और सी सॉरी डी इधर रहा। तो देखो दोनों बी ए डी कितना रहेगा टोटल गुना करना पड़ेगा। हमने निकाला ये कितना निकाला 130 डिग्री माइनस करेंगे ए बी सी माइनस कितना करेंगे 50। तो फाइनल आंसर कितना 130 260 में से हमने 50 माइनस किए तो हमको आंसर मिलेगा 210 डिग्री। तो सही आंसर कौन सा रहेगा तीसरा ऑप्शन। या ऐसे हम कर सकते हैं हमको क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास पूरा समझाने में पूरा स्टेप बाय स्टेप लेने में टाइम भी बहुत जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए शॉर्टकट में ही ऐसे हम इसको छुड़ा सकते हैं। प्रश्न 45 क्या दिया गया है नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्यक और परिसर का माध्य क्या है। तो पहले हमको 17 8 11 13 9 14 10 11 16 23 और 15 और 7 दिया गया है। तो इसका हमको बहुलक भी निकालना है माध्यक भी निकालना है और परिसर भी निकालना है। बाद में वो तीनों मिला के माध्य निकालने मतलब उसको हम एवरेज भी बोलते हैं। तो पहले तो हमको ये संख्या दी गई हैं वो हम इंक्रीजिंग में लिखेंगे। तो इंक्रीजिंग के लिए आरोही लिखने के लिए क्या करेंगे 7 सबसे छोटा 7 बाद में कौन है 8 बाद में कौन है 9 बाद में 10 बाद में 11 वापस से 11 13 14 15 और 16 17 और 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मतलब हम इंक्रीजिंग में लिखे हैं। तो आगे हम क्या करेंगे हमको बहुलक मतलब क्या रहता है तो जो सबसे ज़्यादा आया है कौन 11 2 बार आया है इसलिए बहुलक क्या रहेगा हमारा
11। बाद में परिसर, परिसर क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 23 और सबसे छोटी 7, तो उसका अंतर कितना है, 23 में से 7 गए, कितने बचते हैं, 16। तो परिसर मिला। और माध्यक निकालने के लिए माध्यक बराबर क्या है, n अपॉन 2, 2 प्लस 1 वा पद प्लस n अपॉन 2 वा पद अपॉन में कितना करेंगे, 2। तो देखो n मतलब कितने, ये टोटल संख्याएं कितने हैं, 12 संख्याएं, मतलब n बराबर कितना होगा, 12। तो हमको 12 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 12 अपॉन 2 अपॉन में करेंगे 2। तो देखो देखो क्या, 2 से 12 को काटे तो कितना आएगा, 6, 6 प्लस 1 और प्लस करेंगे कितना, 6। मतलब हमको ये के सम संख्याएं दी गए हैं, इसलिए हमको ये लेना पड़ेगा। मतलब ये अपॉन में 2, मतलब 7वां प्लस 6वां पद ओपन में 2, तो 7वां कौन आएगा, इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितना 13 प्लस 6वां 11, दोनों की प्लस करेंगे तो कितना आएगा, अपन में 2, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना, सॉरी कितना 4, 24 अपॉन 2, मतलब कितना, हमारा जो माध्यक निकला वो कितना मिला, 12। तो हमको क्या पूछा गया है, माध्य किसका, तो बहुलक, माध्यक और परिसर का। तो माध्यक हमारा क्या निकला, 12 प्लस 11 प्लस 16 अपॉन में करेंगे 3, क्योंकि माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है। तो कितना, 12 और 16 कितना होते हैं, सॉरी इधर ही हम पूरे गिनती करेंगे, कितना 3, 3 और 6 कितना 9 और 1 2 3 कितना 39 अपॉन 3, तो कितना 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, तो कितना आएगा, माध्य 13। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वही सही आंसर है। प्रश्न 46वां क्या दिया गया है, यदि x का क्या दिया गया है, 198 गुना 550 और y दिया गया है अंडर रूट में 99 गुना अंडर रूट में 363 है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर है। तो पहले हमको ये x का पूरा मान निकालना होगा और बाद में y का भी निकालना पड़ेगा। बाद में इधर x और y की जगह रख के वो छुड़ाने के बाद कौन सा आंसर आता है वो छुड़ाना है। तो देखो x निकालने के लिए उन्होंने दिया क्या गया है, 198 गुना अंडर रूट में 550। तो हमको ऐसी संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी जिसका रूट से बाहर निकलते हों। तो देखो जो हम 2 गुना करेंगे 9 गुना करेंगे 11, तो होते हैं कितना, 198 गुना अंडर रूट में 550, 550 को हम जो डिवाइड करेंगे तो 25 गुना 2 गुना 11 करेंगे। तो दोनों के जो रूट है वो एक समान है, इसलिए 2 गुना 9 गुना 11 गुना 25 गुना 2 गुना 11 कर सकते हैं। तो देखो ये इधर 11 है इधर 11 है, तो बाहर निकलेगा, इधर 2 है इधर 2 है, 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 का अंडर रूट बाहर निकलेगा कितना आएगा, 4 है 2 ही आएगा। इसलिए 2 गुना 9 का अंडर रूट कितना अंडर रूट कितना निकलेगा, तो 3, 11 का अंडर रूट कितना निकलेगा 11 और 25 का अंडर रूट कितना निकलेगा, तो 5। ये सब मिला के कितना, ये 6 गुना 11 गुना कितना करेंगे 5, तो कितना होते हैं 5 गुना 6 किया तो 30 गुना 11, तो 11 गुणिले 3 करेंगे तो 33 और 330, मतलब x बराबर कितना मिला 330।
30। तो हमको y भी निकालना है, तो y क्या दिया गया है, रूट अंडर रूट में 3 अंडर रूट में दिया गया है 909, सॉरी 9 है 9 गुना 3 अंडर रूट में दिया गया है 363। तो इधर भी हमको वैसा ही करना पड़ेगा। कितना, 9 गुना 11 करेंगे तो हमको मिलते हैं 99, गुना करेंगे 3 गुना 121 करेंगे तो कितना, 363 मिलता है। तो इसको भी हम एक ही अंडर रूट क्यूब रूट में लेंगे, तो 9 गुना 11 गुना 3 गुना 121। तो देखो ये कितना आएगा, अंडर रूट में 9 तिया 27 और ये 11 है गुना 11 का रूट स्क्वायर कितना होता है 121। तो ये भी 3 होंगे, ये किसका क्यूब रूट है, तो 3 का है, तो बाहर क्या निकलेगा 3 गुना 11, तो इसका गुना कितना आएगा, तो 33 आएगा। तो हमको पूछा क्या गया है, 1 एक्स का मान कितना निकला, तो 330 और प्लस करेंगे 1 ये हमारा y का निकला, ये हमारा x का था, तो y का कितना निकला 33। तो इसको हम 10 से गुना करेंगे, इसको भी 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 330 और इधर 1 प्लस 10 मतलब कितना, 1 प्लस सॉरी 1 प्लस 10 सॉरी 10/330 करेंगे तो कितना आएगा 11/330। तो 11 एकम 11 11 तिया 30 आएगा, तो कितना 1/30। तो एक को काट नहीं सकते तो 0.10 होंगे, फिर भी काट नहीं सकते तो कितने 100 होंगे, तो 0.3। तो 0.3 जो आंसर रहेगा वही सही है। तो कौन सा आंसर सही रहेगा, तो कौन सा सही रहेगा, जो 10 बचेंगे वापस से 100 होंगे तो वापस से 3 मतलब 3 के सर पे बार, तो कौन सा दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न 47वां, यदि p बराबर 12.34 गुना 10 का 10वां घात माइनस 5.67 गुना 10 का 9वां घात है, तो p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखो क्या दिया गया है, 12.34 गुना 10 का 10वां घात और माइनस है 5.67 गुना 10 का 9वां घात। तो देखो 12.34 गुना 10 गुना 10 का 9वां घात में लिख सकता हूँ, माइनस करेंगे 5.67 गुना करेंगे 10 का 9वां घात, तो एक इधर गुना करेंगे तो एक डिजिट राइट में जाएगा, तो 123.4 गुना 10 का 9वां घात और माइनस 5.67 सॉरी गुना 10 का 9वां घात। तो इधर भी 10 का 9वां घात, इधर भी 10 का 9वां घात, तो 123.4 माइनस करेंगे 5.67 और गुना करेंगे 10 का 9वां घात, क्योंकि ये दोनों जगह है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो कितना आएगा 123.4 माइनस करेंगे 5.67, इधर 0 लेके 10 में से 7 गए बचेंगे 3, इधर 3 13 में से 6 गए 7 और इधर कितना 2 2 में से 5 गए 7 और इधर दिया तो 1 और 1, तो कितना 117.73 आता है। तो 117.73 गुना करेंगे 10 का 9वां घात। तो 10 का 9वां घात करने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1
7 एक 7 7 3 गुना 10 का दूसरा घात, क्योंकि 2 डिजिट हम लेफ्ट में लेके गए इसलिए 10 का दूसरा घात गुना 10 का 9वां घात, तो 1.773 गुना 10 का 11वां घात। तो ये सही आंसर हमारा रहने वाला है। तो कौन सा सही रहेगा? पहला ऑप्शन जो दिया गया है वही सही आंसर रहने वाला है। प्रश्न 48 क्या दिया गया है? किस संख्या से -1/4 का माइनस पावर -1 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 ब्रैकेट का माइनस पावर ऑफ -1 का व्युत्क्रम हो? तो देखो इसको हम कैसे छुड़ा सकते हैं? किस संख्या, वो संख्या पता नहीं, हम x से गुना करेंगे तो -1/4 का -1 पावर, तो क्या मिलेगा हमको? ये उसका व्युत्क्रम मतलब 1/- ब्रैकेट में -7/4 का -1 पावर, ये हमको मिलेगा। व्युत्क्रम बोला है इसलिए। तो देखो x गुना ये -1 है तो इसको हम अपोन में लेके जाते हैं तो +1 होगा, और इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस है, तो ऊपर जाते समय ये क्या होगा? जो पावर -1 है इधर माइनस पावर 1 है, वो नीचे आते समय प्लस होगा, और ये माइनस है तो ऊपर जाते समय वो प्लस होगा। तो -7/4 का -1 तो रहता ही है, तो लिखे नहीं लिखे फिर भी उसके साथ पावर 1 रहता ही है। तो हम x गुना करेंगे, ये देखो 1/1 इसके अपॉन में 1 रहता ही है, तो 1/-1/4 बराबर -7/4। x गुना 1/1 गुना -1, सॉरी ये उल्टा होके जाएगा, तो -4/1 इज इक्वल टू -7/4। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा हमको? इसका गुना करेंगे तो x गुना -4 इज इक्वल टू -7/4। तो देखो x, सॉरी हमको x का मान निकालना है, तो वो 4 उधर जाएगा तो क्या होगा? ये माइनस के साथ ही जाएगा, तो -7/4। तो ये इधर न्यूमरेटर में है तो उधर जाके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो -4। तो देखो x बराबर क्या आएगा? -7/4 4 जा -16। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी माइनस हो तो x बराबर क्या होगा? 7/16। तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो किधर दिया गया है? तो पहले ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है वही आंसर रहेगा। प्रश्न 39, सॉरी 39 नहीं 49। प्रश्न 49वां क्या दिया गया है? यदि 3,13,632 बराबर p का स्क्वायर इंटू q का q⁵ इंटू r⁴ है, जहाँ p q तथा r अभाज्य संख्याएं हैं, तो ब्रैकेट में p प्लस q माइनस 2r का मान क्या रहेगा? तो देखो दिया क्या गया है हमको? 3,13,632 इज इक्वल टू p का स्क्वायर इंटू q का r⁵ इंटू r⁴ दिया गया है। तो देखो ऐसे जहाँ तथा अभाज्य संख्याएं हैं, कौन है? अभाज्य संख्याएं। तो हम 3,13,632 को अभाज्य संख्याओं से 7 गुना करने के बाद हमको क्या मिलता है? तो देखो यहाँ पर जो q है तो हम 2 का 5 टाइम्स करेंगे, गुना करेंगे p का मतलब 11 का हम 5 टाइम्स करेंगे, 11 का 5 टाइम्स करेंगे, तो 11 का 5 टाइम्स करेंगे तो 11 का 5 मतलब 11 का हम
2 टाइम मतलब स्क्वायर करेंगे और 3 का हम 3⁴ करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, पी स्क्वेयर इंटू क्यू का 5 Q⁵ गुणिले R⁴ तो देखो इधर 5 है, इधर भी 5 है, मतलब हम Q के जगह 2 ले सकते हैं, P की जगह कौन 11 ले सकते हैं और R की जगह 3 लेना पड़ेगा। तब हमको P प्लस Q माइनस 2R का मान मिलेगा। तो P कितना है 11 प्लस Q कितना है 2 माइनस 2 गुना R कितना है 3, तो 11 प्लस 2 इसका -6, 2 3 जा 6 और ये 13 माइनस 6 करेंगे तो कितना मिलेगा 7। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, जो दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 7, वही आंसर हमारा सही है। प्रश्न 50वां क्या दिया गया है, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्रांतांक नीचे दिए गए हैं। विषय और अंक, अंग्रेजी में 72, हिंदी में 84, गणित में 96, विज्ञान में 80 और सामाजिक विज्ञान में 68। तो यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाला त्रिज्यखंड कोण कितना होगा। तो हमको गणित का जो उपयुक्त पाई चार्ट बनाने के बाद, तो पहले तो हमको 72 प्लस 84 प्लस 96 प्लस 80 प्लस 68 का प्लस करना पड़ेगा। तो कितना, ये 2 10 ये और ये 2 10 मतलब 20, 20 दो गए हाथ के, कितना, ये 7 और 2 9 हो गए, 9 9 18, 18 और 6 कितना होंगे 24, 24 में हम 8 8 16 प्लस करेंगे तो कितने होंगे, ये एक गया हाथ का तो 4 मतलब कितना 400। तो हमारे ये जो कुल अंक हैं वो कितने हैं 400 है। उसमें से गणित में कितने मिले हैं 96, और जो पाई चार्ट रहता है उसका कितना डिग्री रहता है तो 360, क्योंकि पाई चार्ट मतलब वर्तुल में जो हम ऐसे निकालते हैं उसको पाई चार्ट बोलते हैं। ये कौन कितना है वो हमको पूछा गया है, गणित का है, ये विज्ञान का होगा, इस तरह से इस कोण का हमको माप निकालना है। तो हम इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखो ये गया, ये 0 गया। अब कितने से भाग दे सकते हैं, तो 4 से काट सकते हैं, 4 90, 4 90 नहीं 4 9, 4 गुना 9 करेंगे तो 36 आएगा और इसको इधर 10 आएगा। वापस से हम 2 से काटेंगे 5 4 और एक बचेगा 16 8, और अभी काट ही नहीं सकते तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचेगा 4 बचेगा 40 होगा तो 8 मतलब 48 गुना 1.8, तो गुना करेंगे तो कितना 8 गुना 8 करेंगे तो 64, 6 गए हाथ के, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना होगा 38, सॉरी ऐसा ही करना पड़ेगा, 48 गुना 1.8, 6 गए हाथ के 0, 8 एकम 8, 4 एकम 4 और 4 8 8 16, एक गया हाथ का 7 और 8, मतलब कितना 86.4 डिग्री। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, तीसरे में जो दिया गया है वो। प्रश्न 51 क्या दिया गया है, तो किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन है 4620 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। तो पाई की वैल्यू हमको दी गई है 22/7 लीजिए। तो देखो
बेलन की लंबाई 1.2 मीटर दिए गए हैं। तो जो हमको आयतन दिया गया है वो किस में है, तो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इसलिए हमको ये लंबाई भी सेंटीमीटर में ही करनी पड़ेगी। तो 1.2 मीटर का जो सेंटीमीटर होगा वो कितना होगा, तो 1 मीटर का 100 मीटर, तो 2 का कितना 20, तो 120 सेंटीमीटर होगा। तो बेलन बेलन का आयतन का फॉर्मूला, आयतन क्या है, तो फाई आर स्क्वेयर और एच। तो हमको ऑलरेडी आयतन तो दिया गया है कितना 4620, और पाई की वैल्यू कितना 22/7 गुना आर तो हमको पता नहीं, वही निकालना है, तब हम वक्रीय पृष्ठफल निकाल सकते हैं। गुना करना है 120, तो आर स्क्वेयर इधर ही रहेगा 4620, गुना करेंगे ये डिनोमीटर में है तो न्यूमरेटर में आएगा, तो 7 ऊपर आएगा और 22/120 नीचे जाएंगे। तो ये 0 गया, ये 0 गया, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 3 और 1, तो वापस से हम 2 से काटेंगे तो कितना 3, सॉरी 2 से नहीं 3 से काटना पड़ेगा। 3 दूना 6, तो 3 सत्ते 21, 2 वापस से बचेंगे, 3 सत्ते 21, तो कितना 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77। तो आर का स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा 7 × 7 अपॉन में 2 × 2। तो देखो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो आर इज इक्वल टू हमको मिलेगा कितना 49/4। तो आर की जो वैल्यू मिलेगी वो हमको 7/2 मिलेगी जो रेडियस है। तो हमको क्या निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2πr और एच। तो 2 × 22/7 गुना हमने आर की वैल्यू कितनी निकाली 7/2 गुना एच कितना है हमारे पास, तो 120। तो ये 7 से कट जाएंगे, ये 6 और 0, तो क्या बचेगा 2 × 22 × 60। तो इसका हम 44 × 60 करेंगे तो 24, 2 गए हाथ के 24 और 26, और कितना 2640। तो 2640 किधर है, तो पहले ऑप्शन में दिया गया जो बेलन का सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न 52वां, यदि एफ वी और ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो कौन दिया गया है, प्रिज्म, प्रिज्म की फल फलकों फलकों की संख्या, फलकों की संख्या क्या रहते हैं, एफ, एफ इज इक्वल टू कितने रहते हैं 4 ही, और प्रिज्म की शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या मतलब वी भी कितने रहते हैं 4, और प्रिज्म की किनारों की संख्या उसको हम ई कितने रहते हैं, तो 6। तो हमको ये ऑप्शन में रख के देखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है 4 गुना एफ कितना है 4 प्लस कितना 2 गुना वी कितना है 4 माइनस 3 गुना 6, तो कितने आएंगे, हमको लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वली करना है। तो देखो 16 प्लस 8 माइनस 18, तो कितने होते हैं
16 प्लस 8 करेंगे तो कितने, 24, 24 माइनस 18 करेंगे तो कितने बचते हैं, तो 6 बचते हैं। तो इधर भी लेफ्ट साइड भी 6 आए और राइट साइड भी 6 आए, तो यही सही आंसर होने वाला है। सत्य कथन पूछा गया था, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो दूसरा ऑप्शन का जो हम देखेंगे तो कितना होगा, 4 गुना 2 करेंगे, सॉरी 2 गुना 4 करेंगे, 2 गुना 4 करेंगे प्लस 3 गुना 4 करेंगे माइनस 2 गुना 6 करेंगे, कितना आना चाहिए, 10। तो देखते हैं ये कितना, 8 प्लस 12 माइनस 12, तो ये 12 12 कैंसिल और कितने रहते हैं, 8। तो लेफ्ट साइड में 8 और राइट साइड में कितने दिए गए हैं, 10। तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो पहला आंसर ही हमारा सही है। प्रश्न 53वां क्या दिया गया है, रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ एक किरण इस प्रकार है कि कोण QPA 7x और कोण QPB 5x है, तब 8x माइनस 10 डिग्री का मान क्या है। तो हमको क्या दिया गया है, रेखा कुछ ही ए बी, इसका नाम क्या है, हम देंगे ए बी, और एक पी स्थित क्या है, एक एक बिंदु पी स्थित है, और पी क्यू, जो पी क्यू है वो क्या है, तो किरण है। तब क्यू, हाँ क्यू इधर रहेगा, किरण है। तो इस प्रकार की कोण क्यू पी ए, क्यू इधर P है और A कितना दिया गया है, ये कोण कितना दिया गया है, 7x, और कोण QPB कितना दिया गया है, तो 5x दिया गया है। तो हमको ये मालूम है कि जो रेखीय कोण रहते हैं वो कितने, 180 डिग्री के रहते हैं। तो इधर से इधर तक का जो माप रहता है वो कितना रहता है, 180 डिग्री। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू 7x प्लस 5x करेंगे तो हमको x का मान मिलेगा। तो देखो ये कितना, 12x होगा और 180 डिग्री, तो x बराबर क्या आएगा, तो x का मान क्या रहेगा, 180 अपॉन 12। तो x बराबर 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचेंगे, 18 में से 12 बचेंगे तो 60, 6 बचेंगे, 60 होंगे। तो 12 पंजे कितना, 80। तो x बराबर कितना, 15 डिग्री। तो हमको पूछा क्या गया है, 8x, x का मान कितना निकाला हमने, 15। तो 15 माइनस 10 डिग्री, तो 15 गुना 8 करेंगे तो 120 माइनस 10 करेंगे, 10 करेंगे तो कितना, 110 डिग्री। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, जो दूसरा ऑप्शन में दिया गया है वही सही आंसर है। प्रश्न 54वां क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि आर एस पी एस और क्यू एस है। म्हणजे यदि कोण क्यू पी आर कितना दिया गया है, 15 डिग्री है, तो दो कोण पी क्यू आर माइनस कोण पी आर क्यू का मान क्या रहेगा। तो देखो क्या दिया है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर, मैंने निकाला पी क्यू आर, और पी क्यू पे क्या है, एस एक बिंदु है इस प्रकार स्थित है कि आर एस बाद में पी एस और क्यू एस बराबर है। यदि क्यू पी और आर ये कितना दिया गया है, तो 15 डिग्री दिया गया है। तो ब्रैकेट में दो कोण पी क्यू आर माइनस कोण पी आर क्यू का मान क्या रहेगा। तो देखो क्या दिया गया है, पी एस और एस आर समान है, तो एस आर के सामने का जो कोण है वो कितना है, 15 है। यह समद्विभुज त्रिकोण है, तो ये 15 रहेगा, तो इसके सामने वाली जो कोण रहेगा वो भी कितना रहेगा, 15 रहेगा। तो त्रिकोण देखो कौन सा त्रिकोण, त्रिकोण
पी एस आर बराबर क्या लिखेंगे, कोण पी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या कोण पी एस आर प्लस कोण एस आर पी प्लस कोण आर पी एस। तो हमको ये पता है कि त्रिकोण की तीनों कोणों का माप कितना रहता है, तो 180। तो पी कोण पी एस आर का दिया है क्या, नहीं, पी एस आर का दिया नहीं, लेकिन एस आर पी कितना है, तो 15 है। क्यों 15 लिया, क्योंकि पी एस और आर एस जो बाजुएं हैं वो कैसे समान है, एक लंबाई के हैं, इसलिए 15 प्लस ये भी 15, आर आर पी एस भी कितना, 15। तो हमको कोण पी एस आर का मान निकलेगा, तो कितना 180, और ये 15 15 30 इधर जाएगा तो माइनस होंगे। तो कोण पी एस आर क्या रहेगा, तो 180 में से 60, सॉरी 60 थोड़ी जाएंगे, 30 जाएंगे, 30 गए तो कितने बचेंगे, 150। मतलब ये कितना कोण रहेगा, 150 डिग्री। कितना रहेगा ये, 150। तो देखो, और दूसरा ये भी हमको पता है कि ये और ये क्या है, रेखीय जोड़ी के कोण है। तो देखो, कोण पी एस आर प्लस कोण आर एस क्यू इज इक्वल टू कितना, रेखीय जो कोण रहते हैं वो कितना है, दोनों की जो बेरीज रहेगी वो कितना, 180। तो हमको पी एस आर तो मिला है, पी एस आर कितना मिला, 150 प्लस कोण आर एस क्यू इज इक्वल टू 180। तो कोण आर एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 करेंगे, तो कोण आर एस क्यू इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, तो 180 में से 50 150 गए तो कितने, 30। मतलब ये कोण कितना है, तो 30 है। तो देखो, देखो, तो आर एस और क्यू, एस और आर ये भी दो बाजुएं कैसे हैं, समान है। तो इसका हमको इस कोण का माप पता नहीं, वो भी एक्स मानेंगे, और जो दूसरा है वो भी क्या मानेंगे, एक्स, क्योंकि ये एस क्यू के सामने वाला जो कोण रहेगा वो भी जितना ये कोण रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। तो एस क्यू के सामने वाला कोण और एस क्यू के सामने वाला कोण और एस आर के सामने वाला कोण एक समान रहेंगे। हमको ये पता है त्रिकोण कौन सा, ट्रायंगल एस आर और क्यू में कौन सा कोण एस क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण आर एस और क्यू। तो त्रिकोण की तीनों कोणों को माप कितना रहता है, 180 डिग्री। एस क्यू आर कितना, एक्स एक्स डिग्री प्लस ये भी एक्स डिग्री प्लस 30। तो हमको ये दोनों का कोणों का माप निकलेगा। तो 180, ये 30 इधर आएगा तो -30 डिग्री और 2x, तो कितना 150 डिग्री 2x, और x बराबर कितना रहेगा, तो 150 अपॉन में 2 गए तो x बराबर कितना आएगा, तो 75। मतलब x बराबर कितना, 75। तो ये कोण कितना रहेगा, 75, और ये भी कितना रहेगा, 75। हमको पूछा क्या गया है, पी क्यू आर, पी क्यू और आर इधर लेते हैं। कोण कौन सा कोण, कोण पी, दो कोण पी क्यू आर माइनस कोण पी आर क्यू, तो 2 गुना पी क्यू आर,
कितना है 75, माइनस करेंगे पी आर क्यू, पी आर और क्यू, तो ये 15 है और ये 75, तो कितना 80 और ये दोनों मिला के 90 होंगे। तो 150 में से 90 गए तो कितने बचते हैं, तो 60 डिग्री बचते हैं। तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर रहेगा कौन सा, जो दूसरा ऑप्शन में दिया गया है वही सही आंसर रहेगा। 55वां क्या दिया गया है, जब एक दुकानदार वस्तु ए को रुपये 384 पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 पर बेचता तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होता। तो देखो, पहले तो क्या दिया गया है, ए वस्तु को 384 पर बेचता है, तब उसको कितनी हानि हुई, तो 20%। तो उसकी पहले तो हम मूल कीमत निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो देखो, क्या जब 100 की वस्तु 20% की हानि, तो 100 की वस्तु कब बेचेगा, तब 80 में बेचेगा, तब उसको 20% का क्या होगा, हानि होगी, तो लॉस होगा। तो तब उसने कितने में बेचा, तो 384 पे बेचा, तब उसकी हमको कॉस्ट प्राइस मिलेगी। तो देखो, 100 गुना करेंगे 384 अपॉन में लिखेंगे 80, तो ये 0 गया, ये भी गया। 8 एकम 8, 32 करेंगे, 32 38 में से 32 गए तो कितने 6 8 8, तो कितना 480, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी 480। मतलब कॉस्ट प्राइस हमको ये ए की मिली, ए वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी मिली 480। तो ऐसे ही हमको बी की भी निकालनी है। तो देखो, बी की निकालने के लिए जब 100 की वस्तु 25% की लाभ मतलब 125 में बेचेगा, तब उसने कितने में बेची 400 में बेची, तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं हम, कितना आएगा 400, तो इधर कितना, तो जो क्वेश्चन मार्क है उसको सामने वाले को हम डिवाइड में लेंगे, मतलब 100 गुना 400 अपॉन में 125, तो 5 हो जाएगा, और 4 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, और ये 0, तो कितना 320, तो लाभ प्राप्त होता है यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852। तो देखो 480 प्लस 320 करेंगे तो कितना 2 0, और 8 और 2 10, एक गया हाथ का, कितना 800, मतलब वो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी 800। तो 800 की वस्तु उसने कितने में बेची 852 में, तो 800 की जब वस्तु जो है उसने कितने में बेची 852, मतलब कितना 852 में से हमने 800 माइनस किए तो हमको कितना प्रॉफिट मिला 52 रुपया। तो 52 गुना करेंगे 100, तो ये गया 0 भी गया 0 भी गया, तो 8 छक्के 48, तो 52 में से 48 गए तो कितने बचते हैं 4 बचते हैं, जाएंगे नहीं तो 0.5, तो कितना परसेंट हानि हुई या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लाभ हुआ कितना 6.5% का उसको लाभ मिला। प्रश्न 57वां क्या दिया गया है, यदि 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इज इक्वल टू x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में bx प्लस 2y है, तो a माइनस b का मान क्या रहेगा। तो देखो, पहले तो हम इसको लेंगे, क्या x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया है, तो bx प्लस
2y। तो देखो इसको हम ब्रैकेट निकाल के सोल्व करेंगे तो x bx प्लस 2y प्लस बीच में है a और दूसरे ब्रैकेट में bx प्लस 2y। तो x गुना x करेंगे तो सॉरी x गुना bx करेंगे तो bx का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस abx प्लस a सॉरी दो क्या मिलेगा 2a और y। तो देखो दाईं और बाई बाजू है वो क्या रहेगी, एक समान रहेगी। तो 5x का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2x और y इज इक्वल टू p का x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस abx और प्लस 2ay। हम तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा और b इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 5। और दूसरा तो क्या दिया गया है ए निकालने के लिए जो -8y है और इधर कौन है 2ay है। तो a की जगह हम -4 रखेंगे, a की जगह क्या रखेंगे -4 रखेंगे। तो -8y इज इक्वल टू 2 गुना -4 और y। तो ये कितना होंगे -8y और -8y। सॉरी इधर क्या मैंने गलत किया, ऑलरेडी ये y कट जाएगा और बचेगा क्या -4/2a। तो कितना 4। तो a कितना मिला हमको -4। तो हमको पूछा क्या गया है a माइनस b का मान क्या है। तो a कितना निकाला हमने -4 और माइनस b कितना है 5। तो कितना आएगा -9। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, तो -9 कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न 58 क्या दिया गया है, यदि a x का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 3y का स्क्वायर, b दिया गया है x ब्रैकेट में xy का स्क्वायर माइनस 2x और c दिया गया है 3y और ब्रैकेट में y माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर और y। तो देखो पहले तो x a देखेंगे, x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 3y का स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करने के बाद x का स्क्वायर और -3 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा। और b के लिए क्या दिया गया है, तो x और ब्रैकेट में xy -2x। तो इधर भी x का स्क्वायर y का स्क्वायर और -2x का स्क्वायर और c क्या मिलेगा हमको, जो इसका गुना करेंगे तो 3y का स्क्वायर -12x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो हमको a और b और c का मिला है तो हम ये रखेंगे। तो a प्लस बी माइनस सी बराबर पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो देखो a का क्या निकाला हमने, तो x का स्क्वायर -3x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस b क्या निकाला, x का स्क्वायर y का स्क्वायर -2x का
स्क्वेयर और माइनस सी का क्या निकाला तो 3y का स्क्वेयर माइनस 12x स्क्वेयर और y का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस आर वाई का स्क्वेयर। तो देखो ये भी एक्स स्क्वेयर है, ये भी एक्स स्क्वेयर है, ये 3 है, ये 1, तो देखो ये 2x का स्क्वायर हम ऐसे करते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर और माइनस 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर वापस से किधर है प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर y का स्क्वायर और क्या बचा है माइनस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर में से दो एक्स स्क्वायर गए तो क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये भी है तो 12 और 3 कितना होते हैं 15, 15 में से एक गए तो कितना माइनस 14, कितना बचेंगे माइनस 14 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और माइनस वाई का सॉरी माइनस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाला मतलब p कितना रहेगा तो इसका कंपेयर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है तो इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये p रहेगा तो p के लिए वैल्यू क्या निकलेगी -1 और q के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो ये क्यू के लिए क्या वैल्यू मिलेगी क्यू की वैल्यू क्या निकलनी चाहिए थी 10 निकलनी चाहिए तो कितनी वो भी प्लस वाली 10 और आर क्या निकला हमारा तो -3। तो इधर हम रखेंगे इधर 5 गुना करेंगे p कितना मिला हमको -1 प्लस क्यू कितना है 10 और माइनस आर मतलब -3। प्रश्न 59 क्या दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य है। तो देखो 2 के लिए भाग जाने के लिए क्या एकक स्थान का जो अंक है उसको भाग गया 2 से तो सबको जाता है, मतलब सब तो है ही 2 से काटेंगे ही, लेकिन 3 से काटने मतलब डिवाइड करने के लिए सब जो अंक हैं जैसे कि 8 + 4 + 4 + 8 ते कितने होते हैं 8 और 16, 16 + 8 करेंगे तो कितना 24, मतलब 24 को हम ये 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्यों क्योंकि सबकी जो प्लस करें बेरीज करी तो उसकी प्लस कितना आया 24, तो 24 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसलिए इसको 3 से जाएगा ही जाएगा। तो और 11 से जाने के लिए इसका 8 4 4 और 8 तो इसकी माइनस और इसकी माइनस तो 0 0 11 या 22 आनी चाहिए तो ए को तो जाता है 2 से भी 3 से भी और 11 से भी। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 2 से तो कटेगा लेकिन 9 और 8 सॉरी 9 9 18 और 20, 20 को तो 3 से हम डिवाइड कर नहीं सकते तो ये नहीं और 11 से तो छोड़ ही दो सबसे डिवाइड होना ही चाहिए तो इसको 2 से तो कटेंगे लेकिन 18 इसको 2 से भी काट डिवाइड कर सकते हैं 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 11 से डिवाइड नहीं कर सकते। कितना ये 11 - 7 जो इनका अंतर है वो 0 होना चाहिए, 11 के जो मल्टीपल है उसके समान होनी चाहिए तो इसको भी नहीं। और जो डी दिया गया है क्या 9
6, 3 और 6, इनका प्लस करें और 9 और 3 प्लस करें तो कितना होते हैं 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब इसको हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करने के लिए 15 और ये 9 कितने होते हैं 24। मतलब 24 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए सही कौन सा रहेगा तो ए और डी। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है तो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न 60वां क्या दिया गया है समीकरण x+1 और माइनस में दिया गया है 2x प्लस 4 अपॉन में दिया गया है 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 1/23 का हल निम्न समीकरण का भी है। तो देखो पहले तो ये समीकरण हमको सोल्व करना पड़ेगा। x+1 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन में 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 1/23। तो देखो 2 में से 1 गया तो कितना माइनस x बचेगा और सॉरी पहले हम इधर गलत होगा तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस वापस से माइनस, तो 4 में से 1 गया तो -3 बचेगा अपॉन में -3 नहीं 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 1/23। तो इसको हम -x -3 और ब्रैकेट के बाहर 23 और इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 5x। तो इसको गुना करेंगे तो -23x -69 इज इक्वल टू 3 माइनस 5x। तो कितना 3 उधर जाएगा तो -69 -3 इज इक्वल टू -5x और वो 23 उधर गए तो प्लस 23x। तो कितना बचेगा 18x बचेगा और ये -72। तो x बराबर क्या रहेगा 72 अपॉन -72 अपॉन में 18। तो x बराबर कितना -4। तो यही x की वैल्यू इस ऑप्शन में से कौन से सही ऑप्शन के लिए है। तो देखो जो पहला ऑप्शन का हम देखेंगे तो 5 दूना कितना 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। तो देखो क्या करेंगे 10x ये इधर आएगा तो -3x और 3 माइनस 5 उधर जाएगा तो माइनस, तो ये कितना होता है 7x और ये -2। तो x बराबर क्या -2/7 आता है, 7 नहीं 7 सॉरी। तो ये सही है क्या नहीं, पहला ऑप्शन तो सही नहीं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे -4 ही आंसर आना चाहिए। तो 3 देखो 3 का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 का x प्लस 3 गुना 3 करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 2x और प्लस 6। तो देखो ये 6x वो उधर आएगा तो -2x और 6 उधर। तो देखो कितना 4x इज इक्वल टू 6। तो x बराबर क्या रहेगा 6/4। तो 2 और 3 तो x बराबर कितना 3/2 है क्या इतना नहीं। तो ये भी दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हम देखेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है तो 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 6x आएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 5x प्लस 5। मतलब 6x में से -5x करेंगे और 5 वो उधर जाएगा तो -9। तो x बराबर कितना -4। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा तीसरा ऑप्शन। और यहीं पे हमारा CTT
20 अगस्त 2023 पेपर 2 का जो मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है। आपको जो मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक भी कर दो। धन्यवाद।